वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस सिविक्स के प्रैक्टिस सीरीज 3 में हम लोग हमारा संविधान का अगला पार्ट देखेंगे और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में ये क्वेश्चन आपसे भाग इसका पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान के भाग 3 में जो है हमें मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना, तो ये भाग 3 आप जरूर याद रखना, ये संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं कि भारत के नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इस समय जो वर्तमान में है, यो वर्तमान में आपके कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जब प्रारंभ में जो है आपका जो संविधान बना था उस समय कितने मौलिक अधिकार थे, तो उस समय जो है कुल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन एक मौलिक अधिकार जो था आपका संपत्ति का अधिकार, उसको हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। वो क्वेश्चन हमने आगे शामिल किया है, बताया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद भी आपसे पूछा जाता है, तो अनुच्छेद आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का भी मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किसे संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की क्षमता प्राप्त है। तो ये बताइए कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिपरिषद। तो इसका जो है आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर आपका है संसद। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके द्वारा वह मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की हृदय और आत्मा जो है कहा है, तो वो उसका आंसर आपका होगा आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना, लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट इस तरह से पूछा गया हो कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो आपका प्रस्तावना या फिर उद्देशिका उसका आंसर होगा। ये आपको कल वाले वीडियो में बताया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको पता है किस अनुच्छेद में है, तो ये आपके अनुच्छेद 32 में है, ये भी आपको पता ही होगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को कितने प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, इससे संबंधित कितने प्रकार के रिट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकती है और किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट ये रिट जारी करता है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है। तो याद रखना, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कौन से अधिकार को जो है आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है। तो भाषण का अधिकार, भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार या फिर संगठित होने का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है जीवन का अधिकार। ठीक है ना, तो इसको जो है छीना नहीं जा सकता है। और ये जो जीवन का अधिकार है ये किस अनुच्छेदों में है, तो जीवन का अधिकार आपके किस में है, तो अनुच्छेद 20 और 21 व्यक्ति के जीवन के अधिकार से संबंधित है। ये आप जरूर याद रखना। कभी कभी आपको जीवन का अधिकार ना देके आपको अनुच्छेद दिया रहता है, तो आपको याद रखेंगे कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है व्यक्ति के जीवन के अधिकार से संबंधित है और इसको जो है आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, जीवन के अधिकार को। ठीक है ना, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, यानी कि कब जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। तो ये हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 33वें या फिर 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जिसका जो सही आंसर होगा वो है आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अभी आपको कुछ देर बताया गया था पहले कि जो है वर्तमान में तो मौलिक अधिकार 6 हैं, लेकिन जब प्रारंभ में जो है जब वो बना था संविधान, तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ठीक है, और यही जो संपत्ति का अधिकार था इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और वर्तमान में तब कितने बचे हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। ठीक है ना, तो ये देखिए 44वें संविधान संशोधन, और ये 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है, सन तो 1978 में। ठीक है, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रखा गया है।
तो आपसे ये इसका संपत्ति के अधिकार का पूछ लेता है कि इसका अनुच्छेद क्या है। तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को, याद रखना आप लोग, अनुच्छेद 300 क में। और ये किस प्रकार का अधिकार बना दिया गया है ये भी पूछा जा सकता है। पहले तो ये मौलिक अधिकार था, लेकिन अब वर्तमान में ये कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार हो गया है, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है, तो ये वर्तमान में कौन सा अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार हो गया है, अनुच्छेद 300 क में। और संविधान के भाग 12 में इसको रख दिया गया है, ठीक है ना। तो और किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाया गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये आपके पूछा गया है कि कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो अभी आपको ऊपर बताया गया कि कौन सा एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में था, लेकिन उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो वो है आपका संपत्ति का अधिकार। तो ये आपका अब जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। बाकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको पता है, अनुच्छेद 32, ठीक है। संविधान की आत्मा किसने कहा है इसको, अंबेडकर ने कहा है। विधि के समक्ष समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी आपके मौलिक अधिकार हैं। लेकिन आपका संपत्ति का अधिकार अब क्या है, कानूनी अधिकार हो गया है, ठीक है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है, एक कानूनी अधिकार है। और इसको जो है संविधान के संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में निवास कर रहे विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यानी कि भारत में जो विदेशी नागरिक रह रहे हैं उनको कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। कानून के समक्ष समानता, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो विदेशी नागरिक रह रहे हैं उन्हें कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, तो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। सूचना का अधिकार क्या है। तो सूचना का अधिकार जो है, देखिए इसका आपसे अधिनियम पूछा जाता है, अधिकतर आपसे पूछा जाता है कि सूचना के अधिकार का अधिनियम जो है कब आया था। तो वो आप याद रखेंगे कि वो आपका 2005 में जो है आरटीआई एक्ट करके आया था। तो आरटीआई एक्ट जो है 2005 में आया था। तो यही आपका सूचना का अधिकार है, राइट टू जो है इंफॉर्मेशन। तो ये सूचना का अधिकार देखिए एक विधिक अधिकार है, ठीक है ना। तो ये एक जो है कानूनी अधिकार है, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है ना, या फिर ये दोनों अधिकार नहीं है। ये आपका क्या है, ये आपका विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो सूचना का अधिकार क्या है, एक विधिक अधिकार है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो गया ये आपका डी हो गया। और यह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है। अभी आपको बताया गया आरटीआई एक्ट के बारे में आपको पूछा जाता है, 2005 का जो है ये अधिनियम है, ये आप जरूर याद रखना। 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का है, इसके तहत ये एक विधिक अधिकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या है। तो आपके जो नीति निदेशक तत्व हैं इसके क्या उद्देश्य हैं, राष्ट्रवादी राज्य की स्थापना करना या फिर पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना या फिर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या फिर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है इनका जो मुख्य कार्य है ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को भी स्थापित करना है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ऑप्शन आपको ये भी दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको जो है मैंने इसी में शामिल कर लिया है, इसको भी आप याद रखना कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तो इसका उद्देश्य है ही। इसके अलावा जो है अगर आपको ऑप्शन में कभी मिले आपको सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना तो वो भी इसका जो है उद्देश्य है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं। तो ये आपको पता होगा, भारतीय नागरिकों के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए या फिर सरकार के लिए। तो जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये सरकारों के लिए होते हैं कि उनको जो है अलग अच्छी अच्छी नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि जो है उनके राज्य के लोग, उनके जो है देश के लोग क्या रहें, अच्छे से जो है अपना जीवन व्यतीत कर सके, सबको जो है कमाने के लिए, खाने के लिए उचित अवसर मिले, ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए सकारात्मक निर्देश होते हैं। इनके माध्यम से राज्यों को कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए निर्देश प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं ये सरकार के लिए एक सकारात्मक निर्देश है।
इनके माध्यम से राज्य जो है, इनको कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस तरह से की जाए, इसका निर्देश प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। ये एक कथन है, देखिए ये कथन किसने कहा था, ये आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपके यूपी बोर्ड की बुक्स में ये वाला कथन आपको दिया गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ये कथन जो है किसने कहा है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ये इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि नीति निर्देशक तत्व तो बना दिए गए, लेकिन इसके खिलाफ जो है कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। अगर सरकार कोई जो है अच्छा जो है योजना नहीं ला रही है तो उसके खिलाफ कोई जो है कोर्ट में नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया है कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि सरकार अगर चाहे तो योजना बनाए, नहीं तो नहीं बनाए। ठीक है ना, तो ये आपका ये कथन कहा था आपके केटी शाह ने। ठीक, तो ये आप याद रखना, ये वाला कथन किसने कहा था, तो ये कथन जो है ये केटी शाह का था, तो ये आप जरूर याद रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, तो ये देखिए आपको इसमें भी आपको अभी आपको मौलिक अधिकार जो है तीसरे भाग में था। ठीक है ना, उसके बाद जो है आपका चतुर्थ भाग आता है, चतुर्थ भाग में आपके नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तृतीय भाग में क्या है, मौलिक अधिकार, चतुर्थ में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, और मौलिक कर्तव्य किसमें है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चतुर्थ में है भारतीय संविधान के भाग 4 में, और अनुच्छेद आप याद रखेंगे, अनुच्छेद आपका 36 से 51 है। अभी आपको पता होगा, अभी आपको मौलिक अधिकार का अनुच्छेद बताया गया था, तो आप मौलिक अधिकार के अनुच्छेद को कमेंट करके बताना कि वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है ना, तो ये आपके नीति निर्देशक तत्व है जो कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 4 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 44 इंपॉर्टेंट है आपका, ये आप जरूर याद रखना। तो ये अनुच्छेद 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी या फिर कॉमन सिविल कोड इसको बोला जाता है, तो इससे संबंधित है आपका अनुच्छेद 44, ये आप जरूर याद रखना। तो ये आपका अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में, तो ये आपके जो है ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ठीक है ना, और इसको आपसे बोला जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि किस में जो है विदेशी नीति का वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में, तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 51 है। ठीक है ना, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, तो आपसे पूछा जाता है विदेश नीति का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो ये आपके अनुच्छेद 51 से है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन ये भी जो है आपके, और ये क्या है 36 से 51 आपको बताया गया, 36 से 51 आपका क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि विदेश नीति का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो वो आपके अनुच्छेद 51 से है, और ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर सरकार जो है आपके लिए कोई योजना नहीं बना रही है, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये ऐसा संविधान में जो है प्रावधान किया गया है। तो ये अनुच्छेद 37 के अंतर्गत ये वाला प्रावधान किया गया है कि अगर राज्य जो है आपके लिए कोई योजनाएं नहीं बना रही हैं, या फिर नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो भी चीज़ें दी गई हैं उनसे संबंधित कुछ काम नहीं कर रही है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 37 के अंतर्गत है। और ये भी आप याद रखना कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है इस, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, लेकिन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये आप जरूर याद रखना। ठीक है, तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कौन कौन से नहीं है, एक तो आपका नीति निर्देशक तत्व हो गया, दूसरा हो गया आपका प्रस्तावना, ठीक है, दूसरा आपका प्रस्तावना, और तीसरा आपका मौलिक कर्तव्य जो है, ये तीनों जो हैं कि किससे, मतलब ये तीनों जो हैं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगर कोई मौलिक कर्तव्यों को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नीति निर्देशक तत्व ये आपसे पूछा जाता है, एक अलग क्वेश्चन बनाने की वजह मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आप सबको पता होगा, मुझे पता है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक
इसको वन लाइनर के रूप में ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने कमेंट कर भी दिया होगा। तो ये आपका जो है कौन सा हिस्सा था मौलिक कर्तव्यों का, तो ये आपका भाग 4A है। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से भी लिखा जाता है, भाग 6A लिखा होता है, तो रोमन अंकों में कोई जो है नहीं पहचान पाता है तो इसको भी सही आंसर मार देता है। तो आप 4 और 6 में अंतर रखिएगा रोमन अंकों में। तो IV जो होता है ये आपका 4 होता है। ठीक है ना। तो ये आप याद रखना कि भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार को किस में शामिल किया गया है, तो भाग 3 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में। और भाग 4A में क्या है, तो 4A में आपके मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A, देखिए इसका जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, 36 से 51, और मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक थे, 12 से 35 तक थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी समिति थी जिसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया। तो ये आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में सम्मिलित किया गया था। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्यों को जो है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश के आधार पर संविधान में सम्मिलित कर लिया गया था, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत संविधान के भाग 4A में। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वर्तमान में तो कितनी है, वर्तमान में है 11, लेकिन स्टार्टिंग में कितनी थी, स्टार्टिंग में थी 10। ठीक है ना। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा वाला जो पार्ट था कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये भी एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और इसको मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया था। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है। तो ये जो है वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यानी कि देखिए अभी आपको बताया गया कि जो जब सबसे पहले जोड़ा गया था तो वो 42वां संविधान संशोधन था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। ठीक है ना। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन बाद में जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ और उसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और इस प्रकार वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई है 11। ठीक। तो स्टार्टिंग में कितने थे, 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है एक और बढ़ गया और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हो गए, वो हो गए 11। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों में क्या क्या अंतर है। तो ये अंतर जो है आप जरूर याद रखना, कभी कभी अंतर के लिए आपको कथन दे के आपसे पूछ लेता है। तो मूल अधिकार जो हैं ये न्याय योग्य होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये न्याय योग्य नहीं है। अभी आपको ऊपर बताया गया था ना कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, उनके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन मूल अधिकार जो है ये न्याय योग्य होते हैं। ठीक, ये आपका अंतर ये सही है। ठीक है। दूसरा, मूल अधिकार जो है निषेधात्मक है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश है, ये भी आपका सही है। मूल अधिकार जो होते हैं वो निषेधात्मक होते हैं। ठीक है। लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये आपके सरकार के लिए क्या होते हैं, एक सकारात्मक निर्देश होते हैं कि आप इस तरह के काम करिए। मूल अधिकार नागरिकों के लिए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए हैं, ये भी सही है। मूल अधिकार किसको मिले हैं, नागरिकों को लिए मिले हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये जो है राज्यों के लिए सकारात्मक निर्देश है। तो ये सभी सही हैं। तो उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में ये जो है तीनों अंतर जो है ये तीनों सही है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी को नोट्स के लिए ज़रूरत हो तो आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है। एक मिनिमल प्राइस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। वैसे एग्ज़ाम होने की जो संभावनाएं हैं वो 15 अगस्त तक हो सकता है हो जाए आपका। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।